अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है फोर्सेस एंड मशीन्स। इस चैप्टर में हम बात करेंगे फोर्सेस के बारे में और फिर हम बात करेंगे मशीन्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं जी इस चैप्टर को, और सबसे पहले समझते हैं कि फोर्स क्या है। Force is a push or pull upon an object resulting from the object's interaction with another object. Force क्या होती है? अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश करते हैं, यानी कि आप उसको जो है वो धक्का लगाते हैं। पुश का मतलब है धक्का लगाना, पुल का मतलब है खींचना। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे धक्का लगाते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं जिसकी वजह से वो चलने लग जाएगा, इसको हम कहते हैं कि ये फोर्स आपने लगाई है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का लगाओगे ना तो आपने फोर्स लगाई है, या अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचोगे तो आपने फोर्स लगाई है। तो ये पुश करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को या पुल करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम अपने हाथों से लगा रहे होते हैं उसको हम फोर्स कहते हैं। फोर्स क्या काम करती है? फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट, जो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सपोज करें रुका हुआ है, तो आप जब उस ऑब्जेक्ट पर पुश करेंगे, पुल करेंगे, फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट चलने लग जाएगा। या फिर अगर कोई चलता हुआ ऑब्जेक्ट है, आपने उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई तो वो रुक जाएगा। यानी फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो चल रहा है उसको रोकती है। या फिर अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको फोर्स लगाएंगे आप तो वो चलना शुरू कर देती है। तो ये फोर्स होती है। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिन पे हम फोर्स लगाते हैं तो वो रुके हुए होते हैं, तो उनको फोर्स जो है वो मूव नहीं करेगी, या मूव कर रहा है तो उनको रोकेगी नहीं बल्कि उनका शेप चेंज करेगी। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिस पर अगर आपने हाथों से फोर्स लगाई तो उसके अंदर मोशन नहीं आएगा, वो रुकेंगे नहीं बल्कि उनका शेप चेंज हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स क्या है जी? अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आप उस पर जो है वो अपने हाथों से पुश करते हैं उस ऑब्जेक्ट को, सो आपने ये क्या अप्लाई करी है? ये आपने अपने हाथों से फोर्स अप्लाई की। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करने के लिए आपने फोर्स लगानी है। सिमिलरली किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना है आपको, तो भी जो आप हाथों से अप्लाई करेंगे उस ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए, वो भी आपने फोर्स लगाई। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में पुश पैदा करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट में पुल पैदा करने के लिए जो चीज रिक्वायर होती है उसको हम कहते हैं फोर्स। फोर्स क्या काम करती है? कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, फोर्स लगाएंगे चलने लग जाएगा। कोई चलता हुआ ऑब्जेक्ट है, फोर्स लगाएंगे रुक जाएगा। और कुछ ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम फोर्स लगाएंगे, जैसे रबर बैंड होता है हमारा, स्प्रिंग होता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स में जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ इस ऑब्जेक्ट का फोर्स क्या करेगी? इसका शेप चेंज कर देगी। तो पुश करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, पुल करना है उसके पुश किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने चलाना है या रोकना है या उसके शेप को चेंज करना है तो आप फोर्स लगाएंगे। इसको आप फोर्स कहते हो। और फोर्स लगाने के लिए आप क्या करेंगे? या तो किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे या किसी ऑब्जेक्ट को पुल करेंगे। अब आपकी दुनिया में फोर्सेस कई शक्लों में, कई सूरतों में पाई जाती है, जिनमें से एक दो को हम अभी डिस्कस करेंगे। वन ऑफ दिस इज ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है? ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर हम अपनी इस दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री कर दें, छोड़ दें उसको, जैसे मेरे हाथ में अगर एक गिलास है और मैं उस गिलास को अपने हाथों से छोड़ देता हूँ, तो क्या होता है जी? हम ये देखते हैं कि वो गिलास नीचे जमीन की तरफ गिर जाता है, जमीन की तरफ चला जाता है। आपके हाथ में कोई किताब है, आप उसको छोड़ेंगे नीचे जमीन की तरफ जाएगी। कोई बॉक्स है, आप उसको छोड़ें जमीन की तरफ जाएगी। यानी अगर हम अपनी इस दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो दुनिया की तरफ, जमीन की तरफ चले जाते हैं। इसका मतलब है जमीन उसको पुल कर रही है। जो अभी मैंने आपको बताया ना, पुल पुल कर रही है। हर चीज को जमीन जो है अपनी तरफ पुल कर रही होती है। चाहे वो एक छोटा सा हल्का सा कोई बॉक्स है, मोबाइल है, कोई कंप्यूटर है, या कोई बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि सूरज हो गया, चांद हो गया आपका। ये जितने भी आपकी जमीन के अंदर चीजें पाई जाती है, हर चीज को जमीन जो है वो अपनी तरफ पुल कर रही होती है। और अभी हमने देखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना होता है या पुश करना होता है तो जो हम लगाते हैं उसको हम फोर्स कहते हैं। अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया कि जब आपका एक ऑब्जेक्ट है रुका हुआ है, आप उसमें पुश या पुल करेंगे तो फोर्स लगाएंगे। सिमिलरली जब अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट, अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रही, तो जाहिर बात है अर्थ जो है वो फोर्स लगा रही होती है। उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी। दैट प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ कि जी वो हर ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है, इसको आप कहते हो ग्रेविटी। और यहाँ से कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है वेट का। वेट क्या होती है? आमतौर पे वेट को हम जो है वो मास समझते हैं। आम जबान में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को और वेट को एक ही चीज कह रहे होते हैं कि जी उसका उसका कितना वजन है। लेकिन फिजिक्स के अंदर मास जो है वो तो वजन होता है,
लेकिन वेट एक अलग चीज है। वेट एक अलग चीज है। वेट वो फोर्स है जो अर्थ लगा रही है। अभी आपको बताया ना कि हर ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए अर्थ फोर्स लगा रही होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे डायग्राम नंबर 1 में आपको नजर आ रहा है एक बंदा जो है वो फ्री हुआ है और वो नीचे जा रहा है। सो अब अर्थ इस बंदे को अपने तरफ पुल करने के लिए जो फोर्स लगा रही होगी वो इस बंदे का, इस शख्स का वेट कहलाएगा। सिमिलरली आपकी दूसरी डायग्राम में एक बॉल है जी, आप उसको फ्री करते हैं तो बॉल को अर्थ ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया। सो अब अर्थ को इस बॉल को अर्थ ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जितनी फोर्स इस बॉल पर लगाई होगी, इसको पुल करा है जिस फोर्स से, उस फोर्स को आप कहते हैं वो वेट। तो वेट क्या है जी? वेट वो फोर्स होती है जो अर्थ लगाती है हर ऑब्जेक्ट पर। हर ऑब्जेक्ट पर अर्थ इस फोर्स को अप्लाई करके इसको अपने तरफ खींचती है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि इसकी बकायदा एक डायरेक्शन होती है। वेक्टर क्वांटिटी हम फिजिक्स में कहते हैं ऐसी चीजों को जिनमें डायरेक्शन होती है। इसकी डायरेक्शन है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी तरफ से फ्री करेंगे, हमेशा इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? नीचे, अर्थ की तरफ। तो इट हैज अ प्रॉपर डायरेक्शन, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हो गया जी वेट। अब हम बात करते हैं कि फोर्सेस को मेजर कैसे किया जाता है। तो हमारे पास काफी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट को हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं, और इसको हम फोर्स मीटर भी कहते हैं, इसको हम स्प्रिंग बैलेंस भी कहते हैं। इसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है और उस स्प्रिंग के साथ जो है वो एक हुक लगा हुआ होता है, और आपके पास जो है वो उसमें स्प्रिंग के साथ जो है वो रीडिंग्स लिखी हुई होती है, स्केल्स हम उसको कहते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा सेटअप है। एक स्केलिंग हुई भी आपके पास, और स्प्रिंग मौजूद है उसके अंदर, और एक हुक मौजूद है। अब जिस चीज का भी आपने वेट मेजर करना है, यानी अर्थ उस पर कितनी फोर्स लगा रही है, आप उसको स्प्रिंग से अटैच कर देंगे, और जैसे आप अटैच करेंगे, उसको फ्री करेंगे, तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो जब अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पुल करेगा, तो आपका स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा, चीड़ जाएगा, और आपका स्प्रिंग जो है वो रीडिंग्स के एतबार से मूव करेगा। आप देखेंगे स्प्रिंग कहाँ आया, वो आपके उस ऑब्जेक्ट का वेट हो जाएगा। तो इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम जो है वो फोर्सेस को मेजर करते हैं। अब बात करते हैं जी, ये तो फोर्सेस की बात कर ली हमने कि फोर्स क्या है। कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, आप अपने हाथों से इस पर फोर्स लगाएंगे, वो चलने लग जाएगा। या अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो रुक जाएगा। यानी कि फोर्स जो है वो, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं, तो आप उस किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करने के लिए जो चीज अप्लाई कर रहा है, उसको आप कह रहे हो फोर्स। फिर हमने बात की ग्रेविटी क्या है, वेट क्या है। मैंने आपको बताया वेट जो है अर्थ जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाकर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, उसको हम कहते हैं वेट। तो ये तो फोर्स हो गया। अब बात करते हैं मशीन्स की। मशीन्स क्या होती है? मशीन ऐसी डिवाइसेस होती है जिनसे हमारा काम इजी तरीके से हो जाता है। हमारा काम कन्वीनियंट वे में हो जाएगा। कोई भी हमारा काम होगा, अगर हम मशीन को इस्तेमाल करके अपना वो काम करेंगे, तो वो आसानी के साथ हो जाएगा, सुकून के साथ हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। मिसाल के तौर पे लोग जो है वो हाथों से कपड़े धोते हैं, और कपड़े धुल भी जाते हैं, लेकिन इट टेक टाइम, इसमें वक्त लगता है। अगर आप एक मशीन इस्तेमाल करें जिसको आप कहते हैं वॉशिंग मशीन, तो आपका यही काम जल्दी हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। इसी तरीके से लोग जो है वो झाड़ू देते हैं, सफाइयाँ करते हैं, तो काम जो है इसमें टाइम लग जाएगा। अगर आप इस काम को एक मशीन के थ्रू करें, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर के थ्रू, तो ये काम जो है वो स्पीड में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। सो मशीन्स ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे काम को हमारा जो काम होता है, या तो उसको आसान बना देती है, उसको जल्दी करती है, और बड़े कन्वीनियंट वे से हमारा काम हो जाता है। तो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करके मैं ये देखता हूँ कि मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया और मेरा काम आसानी के साथ हो गया, जल्दी हो गया, सुकून से हो गया और अच्छा हो गया, तो मैं कहूँगा कि वो एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या है? वो एक मशीन है। तो इसको हम मशीन कहते हैं। ऐसी चीजें जो आपके काम को इजी कर दें, जल्दी कर दें, कन्वीनियंट मेथड से आपका काम हो जाए, ऐसी चीजों को आप कहते हो मशीन। दो किस्म की मशीन होती है, एक कहलाती है सिंपल मशीन, और एक कहलाती है कॉम्प्लेक्स मशीन। सिंपल मशीन जो है वो नाम से ही जाहिर हो जाता है, सिंपल होती है। इनमें फिजिक्स का कोई एक प्रिंसिपल या कोई एक फिनोमिना यूज हो रहा होता है। सिर्फ एक ही फिनोमेना फिजिक्स का यूज हो रहा होगा उन मशीन के अंदर। इनकी बनावट में कोई ज्यादा मेहनत नहीं होती है, सिंपल सी एक मशीन होती है। जबकि कॉम्प्लेक्स मशीन जो है वो बहुत सारी सिंपल मशीन को मिला के बनाया जाता है। अगर हम बहुत सारी सिंपल मशीन को लें, मिलाएं, तो वो कॉम्प्लेक्स मशीन हो जाती है। और कॉम्प्लेक्स मशीन में फिर फिजिक्स के बहुत सारे फिनोमिना, बहुत सारी चीजें यूज हो रही होती है। 6 टाइप की जो है वो सिंपल मशीन हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इंक्लाइन प्लेन, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्रू, वेज, लीवर, पुली, और आखिर में व्हील एंड एक्सल। तो ये 6 जो है हमारे पास जो है कह सकते हैं हम कि ये सिंपल मशीन की टाइप हो जाती है।
सबसे पहले इन मशीन्स को पढ़ने से पहले 2-3 हमें जो है वो डेफिनेशन जरा एक रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले एनर्जी के हवाले से बात कर लेते हैं। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी हैज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी के अंदर काम करने की सलाहियत होती है, वर्क करने की सलाहियत होती है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो एनर्जी जो है उस ऑब्जेक्ट में वर्क करेगी। तो ये जरा ध्यान में रख लीजिएगा कि एनर्जी क्या है। एनर्जी जो है वो काम करेगी। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो उसके अंदर जो है वो वर्क होगा। तो ये वर्क क्या होता है? यहाँ वर्क जो है फिजिक्स का वर्क थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फिजिक्स के वर्क से मुराद होगा कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई और उसने कोई फासला तय कर लिया, कोई डिस्टेंस तय कर लिया, तो इसको हम वर्क कहते हैं। यानी अगर सिंपल वर्डिंग में लूँ तो अगर आपने आपने जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लिया है तो आप कहोगे कि उसके अंदर वर्क हो रहा है, क्योंकि जाहिर बात है मोशन में लाने के लिए आपने फोर्स लगानी पड़ेगी, और जब आप फोर्स लगाओगे मोशन में आएगा तो वो फासला तय करेगा। सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा हम कहेंगे इसके अंदर जो है वो वर्क हो रहा है। और ये जो वर्क है ये कौन करता है? ये एनर्जी कर रही होती है, बिकॉज एनर्जी हैज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी अप्लाई करोगे उसमें जो है वो वर्क हो जाएगा और वर्क की वजह से वो मूव करने लग जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमने फोर्स के तो हमने पढ़ चुके हैं जी, पुश और पुल। जब भी अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे, पुल करेंगे, तो ये हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये तीन चीजें, क्योंकि मशीन्स पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंदर एनर्जी भी यूज होंगी, वर्क वर्ड भी यूज होगा, फोर्स भी यूज होगा। तो इन तीन बातों को जरा जहन में रखते हुए अब हम पहली सिंपल मशीन को डिस्कस करते हैं, इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन्स क्या होती है? इंक्लाइंड प्लेन ऐसी सरफेस को कहा जाता है जो थोड़ा ऊपर उठी हुई होगी, एक किनारे से थोड़ा ऊपर की तरफ उठी हुई हो, उसको आप कहते हो इंक्लाइंड प्लेन। यानी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं है। अगर आप एक रॉड लें और उसको हॉरिजॉन्टल रखते हैं, ये इंक्लाइंड प्लेन नहीं है। अगर आप उसी हॉरिजॉन्टल रॉड को एक तरफ से थोड़ा ऊपर की तरफ उठा लें तो ये इंक्लाइंड प्लेन बन जाएगा। जैसे इस डायग्राम में देखें आप, ये एक लकड़ी का एक तख्ता है, ठीक है जी, और ये इस साइड से ऊपर की तरफ उठा हुआ है। सो अब ये एक इंक्लाइंड प्लेन बन जाएगा। इस डायग्राम में भी देखें आप, ये एक आपके पास एक पीस है जी, वुडन पीस कह लें आप इसको। ये भी आप देखें जी, एक साइड से आपने ऊपर की तरफ उठाया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक इंक्लाइंड प्लेन हो जाएगा। सो इंक्लाइंड प्लेन क्या होते हैं? ऐसी सरफेसेस होती है जो कि एक साइड से ऊपर की तरफ उठी हुई हो, उनको आप कहते हो इंक्लाइंड प्लेन्स। इंक्लाइंड प्लेन्स का काम क्या होता है? काम क्या है? इंक्लाइंड प्लेन्स की मदद से हम भारी चीजों को, क्योंकि ये एक मशीन है, आसानी के साथ याद रखिएगा। सो इंक्लाइंड प्लेन की मदद से हम भारी चीजों को कम फोर्स लगा के एक खास हाइट तक ले जाते हैं। एक हाइट तक लेके जाना है आपको ऑब्जेक्ट को। अगर आप इंक्लाइन प्लेन हटाएंगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगा के उस पूरे ऑब्जेक्ट को उठा के रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंक्लाइन प्लेन यूज कर लेंगे तो अब आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी हाइट तक पहुंच जाएगा। जैसे इस डायग्राम में देखें कि इस इंसान को ये बॉक्सेस जो है वो इस हाइट तक लेके जा रहे थे। अगर ये इंक्लाइन प्लेन नहीं होगा तो ये इस बॉक्स को उठाएगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा और इस हाइट तक लेकर जाएगा। इसने एक इंक्लाइन प्लेन बना दिया, एक वुडन पीस रख के उसको एक तरफ से उठा दिया, तो ये एक इंक्लाइन प्लेन हो गया। अब इसको ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, बगैर ज्यादा फोर्स लगाए ये ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी हाइट तक पहुंच जाएगा। तो इंक्लाइन प्लेन जो है वो होता क्या है? एक ऐसी सरफेस है जिसको वन साइड से हमने जो है ऊपर की तरफ उठाया हुआ होता है, और इसकी मदद से हम चीजों को एक हाइट तक लेके जाते हैं, कम फोर्स लगाते हैं। अगर मैं आपको कॉमन मिसाल दूं तो आपने ब्रिजेस देखे होंगे, पुल। पाकिस्तान में कराची में पुल देखे होंगे जिन पे हम जब रोड पे गाड़ियां चला रहे होते हैं तो ब्रिजेस आ जाते हैं, और ब्रिजेस की मदद से हम जो है वो एक हाइट तक पहुंच जाते हैं। तो ब्रिजेस का आप स्टार्टिंग पॉइंट जरा ध्यान में लाए, इंक्लाइन प्लेन है वो। अगर आप स्टार्टिंग शुरू का हिस्सा ब्रिज का देखें तो वो आप देखते हैं कैसे जी, ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, यानी वो इंक्लाइन प्लेन हो गया। और अब इस इंक्लाइन प्लेन की मदद से आप जो है ब्रिज की हाइट तक पहुंच जाते हो, ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती। आप देखो ना, ट्रक आपका जो होता है इतना हैवी होता है, बगैर कोई ज्यादा फोर्स लगाया आपने उसको ब्रिज की हाइट तक पहुंचा दिया। कैसे? आपने ब्रिज के शुरू में एक इंक्लाइन प्लेन लगा दिया। तो ये इंक्लाइन प्लेन होता है, ऐसी सरफेसेस जिसको हमने एक साइड से उठाया हुआ है और इसकी मदद से हम चीजों को एक हाइट तक पहुंचाते हैं। तो अब ये एक डायग्राम बनाई हुई है आपके सामने इंक्लाइन प्लेन की। ये देख लीजिए, ये एक सरफेस है और यहाँ से ये उठी हुई है। अब अगर हमें एक ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट तक लेकर जाना है, इस पॉइंट तक, तो हम हल्की फोर्स लगा के इसको यहाँ तक ले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ जरा वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट की बात करते हैं। वर्क इनपुट, वर्क तो मैंने आपको बता दिया कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे, फासला तय करेगा, इसको आप वर्क कहते हो।
वर्क का फॉर्मूला क्या है जी, फोर्स और डिस्टेंस को आप मल्टीप्लाई करते हो। वर्क इनपुट की मुराद क्या है यहाँ पे, यहाँ पर वर्क इनपुट से मुराद ये है कि हमने इस इंक्लाइन प्लेन यूज करने में ऑब्जेक्ट पर कुछ वर्क लगाया होता है, कुछ फोर्स लगाई होगी और उसने कुछ फासला तय किया होगा, तो ये हो जाएगा वर्क इनपुट। यानी जब भी आप किसी भी मशीन को इस्तेमाल करते हो तो आप थोड़ा सा इनपुट करोगे वर्क को, और फिर मशीन आपको जो है वो वर्क का आउटपुट देगी। तो दो वर्क हो रहे हैं, एक जो आप मशीन पे करते हैं और एक जो मशीन आपको करके देती है। तो जो आपने मशीन पे किया है वर्क उसको आप कहोगे वर्क इनपुट, और जो मशीन आपको करके देती है उसको आप कहते हो वर्क आउटपुट। मिसाल के तौर पे इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जब मुझे जो है वो ट्रक की एग्जाम्पल है, ट्रक मेरा यहाँ था, मुझे यहाँ तक ले जाने के लिए इस ट्रक पे थोड़ा सा मुझे वर्क लगाना पड़ा होगा, तो मुझे जो है ट्रक पे थोड़ा वर्क करना होगा, और थोड़ा वर्क जो है वो ये इंक्लाइन प्लेन करके देती है, तो मैंने उस ट्रक पे अप्लाई किया है वर्क, वो हो जाएगा वर्क इनपुट। और जो इंक्लाइन प्लेन करके दे रहा है वर्क वो हो जाएगा वर्क आउटपुट। तो वर्क इनपुट और आउटपुट के ये दो फॉर्मूले होते हैं। इनपुट वर्क का फॉर्मूला होता है इनपुट फोर्स मल्टीप्लाई बाय इनपुट डिस्टेंस, जबकि वर्क आउटपुट का होता है जी वेट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट डिस्टेंस। अब इनपुट फोर्स तो आपको पता होगी जी, वही फोर्स जो आपने ऑब्जेक्ट पे लगाई होगी। वेट ये भी आपको पता है जी, अर्थ की जो फोर्स है जो आप स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। इनपुट डिस्टेंस और आउटपुट डिस्टेंस से क्या मुराद है कि इंक्लाइन प्लेन के अंदर, इंक्लाइन प्लेन के अंदर ये जो हमारे पास प्लेन की लेंथ होती है ना, ये जो लेंथ होती है प्लेन की, यानी आपका प्लेन कितना लंबा है, इसको आप कहते हो इनपुट डिस्टेंस। जबकि आउटपुट डिस्टेंस से मुराद है कि आपका प्लाइन ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसकी हाइट कितनी है। तो इस डायग्राम में आपको ये जो 15 मीटर, ये जो देखिए ये आपकी जो लेंथ है इंक्लाइन प्लेन की, ये आपको 15 मीटर दी हुई है, ये है इनपुट डिस्टेंस। जबकि इंक्लाइन प्लेन की हाइट आपको दी हुई है 3 मीटर, ये है इसका आउटपुट डिस्टेंस। तो अब इसी डायग्राम का अगर हम इनपुट आउटपुट निकालें, वर्क आउटपुट इक्वल्स टू वर्क इनपुट, तो वर्क आउटपुट का फॉर्मूला क्या है जी, वेट मल्टीप्लाई बाय लेंथ, सॉरी ये लेंथ गलत लिखे यहाँ पे, वेट। अच्छा तो अब देखें वर्क आउटपुट क्या है जी, वर्क में जो है फोर्स लगती है वो वेट है, तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो वेट लिया जा रहा है वो 10 न्यूटन है, लिहाजा 10 न्यूटन लिख दिया। जबकि आउटपुट डिस्टेंस मैंने आपको बताया है इंक्लाइन प्लेन की हाइट को आप कहते हो आउटपुट डिस्टेंस, तो आपने 3 ले लिया। इसी तरीके से ये है वर्क इनपुट। अब वर्क इनपुट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय इनपुट डिस्टेंस। तब हमने कितनी फोर्स लगाई, लेट सपोज 2 न्यूटन, और जो आउटपुट इनपुट डिस्टेंस है हमने कितना लिया है इस डायग्राम में 15, तो हमने ये 15 ले लिया। मजेदार बात ये होती है कि एक इंक्लाइन प्लेन में जितना आप इनपुट वर्क करेंगे उतना ही आपको आउटपुट वर्क मिलता है। इस डायग्राम में इस एग्जाम्पल में देखें, 3 10 30 जो है वो आउटपुट वर्क हो गया, और 2 15 30 ही इनपुट वर्क हो गया। सो ये इनपुट आउटपुट वर्क हो गया जी इंक्लाइन प्लेन का। मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें अगर हम इंक्लाइन प्लेन की, तो इंक्लाइन प्लेन का जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ये आपके सामने लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इंक्लाइन प्लेन। यानी आपके इंक्लाइन प्लेन की जो लेंथ है आप उसको डिवाइड करते हैं उसकी हाइट से, तो आपको जो है इंक्लाइन प्लेन का मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाएगा। जैसे इस डायग्राम में मैंने ये जो इंक्लाइन प्लेन लिया हुआ है, इसकी लेंथ है 15 फीट, जबकि इसकी हाइट है 3 फीट। लेंथ कितनी हो गई 15, हाइट कितनी हो गई 3, तो 15 को 3 से हम डिवाइड करेंगे 5 आंसर आएगा। तो इस इंक्लाइन प्लेन का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, 5। ये हो गया जी मैकेनिक इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं दूसरी सिंपल मशीन की, विच इज कॉल्ड स्क्रू। बड़ी कॉमन सी चीज है स्क्रू। स्क्रू आपने देखा होगा, हमारे पास अक्सर 2 लकड़ी के पीस होते हैं, हम उनको जोड़ने के लिए इन स्क्रूज का इस्तेमाल करते हैं। ये इन स्क्रूज का इस्तेमाल करते हैं, इनको नहीं स्क्रू कह रहे वैसे, याद रखिएगा। ये तो स्क्रू, ये जो इनमें ये आप देख रहे हैं थ्रेड्स आ रहे हैं, ऐसे कर्ल्स आ रहे हैं, ये थ्रेड्स, इनको कहते हो आप स्क्रू। ये थ्रेड्स आपको जो है वो जार्स में भी मिलते हैं। आपकी जो बोतल्स होती है उनके जो ढक्कन होते हैं, अगर आप उनको अंदर की तरफ से देखें या जार के बाहर की साइड से भी देखें, आपको ऐसे कल्स नजर आएंगे, थ्रेड्स नजर आएंगे, ये स्क्रू है। ड्रिल बिट्स जो होती है हमारे पास उनमें भी हमको ऐसे कल्स नजर आते हैं, तो इन कल्स को हम कह रहे होते हैं स्क्रू। ये बनते कैसे डिजाइन हुए हैं, जैसे इसकी एग्जांपल यहाँ दी हुई आपको, एक लॉन्ग सिलेंडर लें और उस पर एक इंक्लाइन प्लेन रैप कर दें, लपेट दें उस पर, ये स्क्रू बन जाएगा। अब चूंकि इंक्लाइन प्लेन की सरफेस ऐसे ऐसे नीचे आती रहेगी, तो वो जो हमारे पास जब हम उसको इंक्लाइन प्लेन को सिलेंडर पे लपेट रहे होंगे तो फिर हमारे पास ये ऐसे थर्ड्स बन जाएंगे, थ्रेड्स बन जाएंगे। तो ये होता है स्क्रू। बड़ी काम की डिवाइस है, इसकी मदद से हम दो चीजों को अटैच करते हैं। आप देखें ना, 2 लकड़ी का टुकड़े, आप स्क्रू
ये जो स्क्रू होता है इसको लगाते हुए अटैच हो जाता है। आप एक बोतल लें, उसपे ये स्क्रू की मदद से आप क्या करते हैं, बोतल उसके ढक्कन को अटैच कर देते हैं, तो अटैच करने के काम आती है। इसका मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकाला जाता है जी? इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकाला जाता है जी कि जो सरकमफेरेंस होता है सर्किल का, उसको डिवाइड किया जाता है पिच ऑफ द स्क्रू से। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल डिवाइडेड बाय पिच ऑफ द स्क्रू। अब सरकमफेरेंस जो होता है सर्किल का, उसका फॉर्मूला तो कॉमन है, एक ही फॉर्मूला होता है 2πr। तो क्या आर होता है जी रेडियस, जबकि पिच ऑफ स्क्रू का मतलब होता है कि ये जो दो थ्रेड्स हैं आपके पास, जैसे कि ये थ्रेड है ऊपर वाली और ये उसके बाद वाली दूसरी, तो इन दो थ्रेड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं पिच। सरकमफेरेंस और पिच को डिवाइड करते हैं तो हमें स्क्रू का जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो पता चल जाता है। अब हम बात करते हैं जी तीसरी सिंपल मशीन की, विच इज कॉल्ड वेजिस। वेजिस क्या होते हैं जी? लकड़ी या लोहे के टुकड़े होते हैं एक्चुअल में। ये या तो लकड़ी का टुकड़ा होगा, और बहुत ज्यादा अच्छा चाहिए आपको तो लोहे का, आयरन का, कॉपर का, किसी भी मेटल का आप जो है वो टुकड़ा ले लें, और उस टुकड़े की एक साइड को आप, एक एज को बिल्कुल पतला बारीक कर लें, इसको आप कहते हो वेज। जैसे हमने ये देखें आपके सामने एक मेटल का पीस लिया है, उसका ये वाला साइड जो है उसको थिन एज कर दी, एक 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 साइड जो है उसको बिल्कुल एज बना दी, और बिल्कुल पतली, जितनी पतली होगी उतना अच्छा होगा ये वेज। ये बन जाता है एक वेज। लकड़ी का टुकड़ा लें या कोई मेटल का पीस लें, और उसके एक साइड को आप घिस कर, काट कर बिल्कुल एक नोकीला सा बना के, इसको आप कहोगे वेज। चीजों को काटने के, तोड़ने के काम आता है। कुल्हाड़ियों में आपने देखा होगा वेजिस लगे हुए होते हैं, ये चीजों को तोड़ने में, काटने में काम आता है ये वेज। तो ये वेज होते हैं। अगर हम वेज को गौर से देखें, जैसे कि ये आपके पास एक वेज है, ठीक है ना, देखें यहाँ पर आपने इस एज को जो है वो पॉइंटेड कर दिया, थिन कर दिया, ये एक वेज बन गया। अगर हम गौर से देखें वेज को, तो एक्चुअल में ये दो इंक्लाइन प्लेन है जुड़े हुए। गौर से देखें अगर आप एक वेज को, तो ये दो इंक्लाइन प्लेन है जो कि एक दूसरे से बैक टू बैक जुड़े हुए। जैसे इस डायग्राम में देखें आप, यहाँ एक लाइन कंसिडर कर लें, ये एक लाइन कंसिडर कर लें, तो ये एक ऊपर इंक्लाइन प्लेन हो गया, एक नीचे इंक्लाइन प्लेन हो गया, दोनों को आपने जोड़ा हुआ है। तो एक लिहाज से यूं भी कह सकते हैं आप कि दो इंक्लाइन प्लेन्स को अगर आप साइड बाय साइड जोड़ दें तो एक वेज बनता है। कुल्हाड़ियों के अंदर, छुरियों के अंदर, ये सब जगहों पे जो है ना वेजिस पाए जाते हैं, चीजों को काटने में, स्प्लिट करने में काम आते हैं। अगर हमें इसका मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करना है, तो इसके मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लेंथ डिवाइडेड बाय थिकनेस। यानी कि आपके पास ये वेज है, तो इसकी ये जो एक साइड है इसकी आप लेंथ मालूम कर लें, ये जो स्लोप साइड है ना, स्लोप वाली, इसकी इसकी अगर आप लेंथ, इसकी आप मेजरमेंट लेंगे, इसको कहोगे आप लेंथ ऑफ वेज। जबकि यहाँ पर ये जो दोनों स्लोप साइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस पाया जा रहा है, ये इसको आप कहते हो थिकनेस। तो स्लोप को आप थिकनेस से डिवाइड कर दें, लेंथ को आप थिकनेस से डिवाइड कर दें, तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाएगा एक वेज का। मिसाल के तौर पे एक नीचे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, कि हमारे पास एक वेज है जिसका जो लेंथ मालूम, स्लोप का लेंथ जो है, यानी कि ये स्लोप का लेंथ वो 10 इंचेस है, और उसकी ये जो थिकनेस है, दोनों स्लोप्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये 4 इंच का है। तो लेंथ उसकी हो गई 10 इंचेस, थिकनेस उसकी हो गई 4। तो 10 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा? 2.5। तो उस वेज का जो मैकेनिकल एडवांटेज है 2.5 होगा। ये मैकेनिकल एडवांटेज जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना आपके लिए मशीन जो है वो अच्छी होती है। तो ये हो गई वेज पर बात। वेज क्या है जी? ऐसी एक सिंपल मशीन है जिसका एक एज जो है वो बड़ा शार्प, थिन होता है, पतला होता है, नोकीला होता है। ये एक्चुअल में दो इंक्लाइन प्लेन्स को मिला के बनाया जाता है। इसकी मदद से हम चीजों को काटते हैं, स्प्लिट करते हैं। लकड़ी के टुकड़ों को, बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़ों को आप कुल्हाड़ियों से तोड़ते हो, गोश्त के टुकड़ों को आप छुरियों से काटते हो, तो इन जगहों पर वेजेस पाए जा रहे हैं। और इसका मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करना है, तो लेंथ ऑफ वेज को, यानी कि जो स्लोप की लेंथ है, उसको आप थिकनेस से डिवाइड कर दें। अब बात करते हैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सिंपल मशीन है लीवर की। लीवर क्या होता है? लीवर एक सिंपल सी रॉड है। एक रॉड होती है, लंबी सी रॉड रॉड होगी, जो कि लोहे की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है, किसी भी मटेरियल की रॉड हो सकती है। वो रॉड जो है वो एक पॉइंट से फिक्स हुई होती है। पूरी रॉड फ्री होगी, एक पॉइंट से आपको उस रॉड को जमाया हुआ होगा, फिक्स किया होगा। उस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं फलक्रम। और इस फलक्रम की वजह से क्या होगा जी, कि अब अगर आप लीवर में मोशन पैदा करेंगे, आप उसको हरकत में लाएंगे, तो अब ये लीवर गोल घूमेगा, फलक्रम के अराउंड जो है वो गोल घूमना शुरू हो जाएगा। जरा इस डायग्राम में देखें आप, ये जो पूरा एक लकड़ी का तख्ता है ये लीवर हो गया, क्योंकि यहाँ ये सेंटर की तरफ से हमने इसको फिक्स कर दिया,
यहाँ से। अब ये पॉइंट जो सेंटर की तरफ है ये फलक्रम कहलाएगा। अब जब अगर अगर आपने एक रॉड ली, उसको एक फिक्स पॉइंट पर फलक्रम पर फिक्स कर दिया, तो अब आप इस ऑब्जेक्ट में जब मोशन पैदा करोगे तो ये गोल घूमेगा। देख लें, ये ऐसे गोल घूमेगा, ऐसे गोल घूमता है। यहाँ पूरा नहीं घुमाते हम, लेकिन अगर आप कंसीडर कर लें तो ये पूरा घूम रहा है, फलक्रम के अराउंड गोल घूमने लग जाएगा। इसको आप कहते हो लीवर। तो लीवर क्या है जी, एक रॉड होती है, मजबूत सी रॉड होगी जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है, उस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं फलक्रम। और लीवर में जो है फिर कैपेबिलिटी हो जाती है जी रोटेट करने की, और फलक्रम के अराउंड जो है वो लीवर रोटेट करना शुरू कर देगा। तो इस यानी वो जो रॉड है वो फलक्रम के अराउंड जो है वो रोटेट करना शुरू कर जाएगी, इसको आप कहोगे लीवर। लीवर की तीन टाइप्स होती हैं, या तीन क्लासेस कह लें आप, या टाइप्स कह लें। एक कहलाता है फर्स्ट क्लास लीवर, एक कहलाता है सेकंड क्लास, एक कहलाता है थर्ड क्लास। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो फलक्रम है वो किधर है। फर्स्ट क्लास का जो लीवर होता है उसमें फलक्रम बीच में होता है, फलक्रम सेंटर में होगा। एक तरफ आप कहेंगे लोड होता है और एक तरफ जो है आपके एफर्ट होती है, यानी एक तरफ से आप अपनी फोर्स लगाएंगे, दूसरी तरफ से आपको मशीन काम करके देगी। यानी एक तरफ से आप वर्क इनपुट करोगे, एक तरफ से आपको वर्क आउटपुट मिलेगा। तो जहां वर्क इनपुट करेंगे उस पॉइंट को हम एफर्ट कह रहे हैं, जहां से हमें वर्क आउटपुट मिलेगा उस पॉइंट को हम लोड कह रहे हैं। सो फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है जी, बीच में फलक्रम पाया जाता है, जबकि किनारों पे क्या होगा, एक तरफ एफर्ट होगा, एक तरफ लोड होगा। सेकंड क्लास लीवर में बीच के अंदर जो है वो लोड होता है, लोड जो है वो बीच में होगा, और एफर्ट और फलक्रम जो है वो साइड में होती है। जबकि थर्ड क्लास लीवर में, थर्ड क्लास का जो लीवर होता है उसमें बीच के अंदर एफर्ट होता है, यानी बीच के पॉइंट का फर्क आ रहा है। अगर बीच के अंदर फलक्रम है तो आप कहोगे फर्स्ट क्लास लीवर, बीच के अंदर लोड है तो आप कहोगे सेकंड क्लास लीवर, और बीच के अंदर अगर आपके पास एफर्ट है तो आप कहोगे थर्ड क्लास लीवर। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ठीक। तो बस जरा ये ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट क्लास लीवर में बीच में फलक्रम होगा, सेकंड क्लास लीवर में बीच में लोड होगा, और थर्ड क्लास लीवर में बीच में जो है वो एफर्ट होती है। ये फर्स्ट क्लास लीवर की एग्जांपल्स है। फर्स्ट क्लास लीवर क्या बताया आपको, कि जिसके बीच में फलक्रम होता है। तो जरा इसको देखें जी, ये आपके पास जो पिलर्स होते हैं, उर्दू में आप इनको कहते हैं पाने, इनमें ये बीच में फिक्स पॉइंट है, ये फलक्रम हो गया। यहाँ पर आप लोड रखते हैं, यहाँ से आप एफर्ट लगाते हैं। आप यहाँ से पकड़ते हो ना, और यहाँ से आप इसको दबाते हो, यहाँ से आप एफर्ट लगा रहे हो, यहाँ आपने चीजों को रखा हुआ होता है तो ये लोड हो गया। जबकि यहाँ सेंटर जो है ये इसका फिक्स है, ये फलक्रम हो गया। इसी तरह इस रॉड को देखें आप, यहाँ बीच में जो है आपने फिक्स पॉइंट कर दिया, ये फलक्रम हो गया, इधर से आप एफर्ट लगा रहे हैं, इधर से आप लोड। इसी तरह ये जो आपका सुई सॉ होता है पार्कों में, इसके अंदर तो साफ नजर आ रहा है आपको, बीच में फलक्रम है, एक तरफ एफर्ट एक तरफ लोड। सेकंड क्लास लीवर की एग्जांपल देखें अगर हम, तो ये हमारे पास जो होता है, ये नट क्रैकर कहते हैं इसको, ये सेकंड क्लास लीवर है, क्योंकि इसमें ये जो नट हम लगाते हैं, ये जो नट होता है हमारा जिसको हम तोड़ते हैं, ये बीच में रखा जाता है यहाँ पर। अब लोड है ये, क्योंकि आपने इससे अपना मशीन इस पर काम करके देखी, तो ये लोड हो गया, लोड बीच में आ रहा है। जबकि ये किनारे पे ये पॉइंट फिक्स होता है, ये फलक्रम है, यहाँ से आप एफर्ट लगाते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये भी आपका जो है, अब इसको देख लो आप, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास लोड हो गया सेंटर में, ये आपके पास फिक्स पॉइंट है, यहाँ से आप एफर्ट लगा रहे हो, तो ये भी क्या हो गया, सेकंड क्लास लीवर। तो सेकंड क्लास लीवर में आप क्या देखते हैं, बीच में लोड पाया जा रहा है। जबकि थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है जी, थर्ड क्लास लीवर में बीच में एफर्ट होती है, बीच में क्या होगी, एफर्ट होगी, और बाकी आपके जो है किनारों पर वो होते हैं। अब आप यहाँ देखें जी, एल्बो को देखें आप, एल्बो में आपका जो है यहाँ पर ये फलक्रम हो गया, ये फिक्स पॉइंट होता है, फलक्रम में यहाँ पर लोड है, बीच में यहाँ से आप एफर्ट लगाते हो। जो आपका हाथ होता है, हाथ के बीच यहाँ का मसल्स होते हैं, ये ताकत लगाते हैं। तो ये बीच में आ रहा है आपका, देखें एफर्ट, इस तरफ लोड है और ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट हो गया। तो ये हो गया थर्ड क्लास लीवर। तो ये तीन क्लासेस होती हैं लीवर की। अब बात करते हैं जी अगली सिंपल मशीन की, इसको हम कहते हैं पुली। पुली क्या होती है, अक्सर आपने देखा होगा कुओं में लगी भी होती है, कुओं में लगी भी होती है, यानी कि जो आपके वेल्स होते हैं, वाटर वेल्स, उनमें पाई जाती हैं। इसी तरीके से जो है वो क्रेन्स के अंदर भी लगी हुई होती है, उनको हम कहते हैं पुलिस। गोल सी होती है, ये व्हील टाइप की, गाड़ी के टायर होते हैं ना, ऐसे गोल होते हैं, व्हील्स टाइप के। लेकिन इनकी जो एजेस होती है ना, वो ग्रूव में होती है। ग्रूव का मतलब एक कड़ा सा होगा इसकी एजेस पर, ठीक है। जैसे कि इस डायग्राम को देखें आप, इस डायग्राम को, तो ये व्हील है, लेकिन इसका जो एज होता है ना, किनारा, उसमें गड़ा होगा, और उस गड़े में रस्सी फिक्स की भी होती है, आपने रोप लगाई हुई होगी उस पे, तो ये बन गया पुली।
पुली क्या है? एक व्हील है जिसकी जो एजिस होंगी, किनारे होंगे, वो ग्रूव होते हैं, और उन ग्रूव में हमने जो है वो चेन या कोई रस्सी वगैरह या बेल्ट वगैरह डाली होती है, उसको आप कहोगे पुली। जैसे कि अभी कुएं की एग्जांपल है, जैसे मैं आपको इस मिनट डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपके पास है जी एक व्हील हो गया, ये व्हील हो गया, और इसके एजिस जो है वो ग्रूव है, और इस ग्रूव एजिस में हमने क्या गुजारी हुई जी? कोई रस्सी या चेन, तो ये पुली हो गई। ठीक है, पुली की मदद से हम क्या करते हैं जी? हम जो है वो एक तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज करते हैं, ऊपर से चीजों को उठाते हैं, हैवी चीजों को हम पुली की मदद से उठाते हैं। दो किस्म की पुलीज होती है हमारे पास, एक कहलाती है फिक्स पुली, एक कहलाती है मूवेबल पुली। फिक्स पुली में क्या होता है? पुली फिक्स हुई हुई है। देखिए आप, ये जो पुली है ये किसी फिक्स सपोर्ट से जुड़ी हुई होती है जी, पुली मूव नहीं करती। एक तरफ जो आपकी रस्सी का एक किनारा है वहां पे आप लोड बांध देते हैं, दूसरे किनारे पर आप एफर्ट अप्लाई करते हैं और हिलाएंगे तो फिर ये रस्सी मूव करेगी, पुली गोल घूमेगी, लेकिन पुली ऊपर नीचे नहीं होगी। इसको आप कहते हो फिक्स पुली। और मूवेबल पुली में क्या होता है जी? रस्सी का एक किनारा फिक्स हुआ हुआ होता है, दूसरे किनारे से आप एफर्ट लगाते हैं, और जो लोड होता है वो आपने पुली से अटैच किया हुआ होता है। तो जब आप एफर्ट अप्लाई करेंगे तब आपकी पुली मूव करेगी, मूव कर रही है पुली, इसलिए आप इसको कह रहे हो मूवेबल पुली। सो अगर आप देखते हैं जी कि आपकी पुली पुली जो है वो फिक्स हुई हुई है, पुली मूव नहीं कर रही जी ड्यूरिंग इनपुट एंड आउटपुट वर्क, तो आप कहोगे ये फिक्स पुली है। और अगर आप देखते हैं कि जी आपकी पुली मूव कर रही है, अगर आप इनपुट वर्क कर रहे हैं और आउटपुट वर्क मिल रहा है, इस दौरान आप देख रहे हैं कि पुली मूव करती है, तो आप कहोगे कि ये जो है वो एक मूवेबल पुली है। इसके अलावा कुछ कंबाइंड पुलीज भी होती है, यानी उसमें हम जो है वो फिक्स पुली भी लेते हैं और जो है वो मूवेबल पुली भी लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं, तो ये कंबाइंड पुली कहलाती है। ठीक है, तो ये इस डायग्राम में आपको देखो, ऊपर वाली जो है वो फिक्स पुली है, नीचे वाली जो है वो मूवेबल पुली है, तो दोनों को मिला के हमने एक कंबाइंड पुली बना दी। जो आपकी फिक्स पुली होती है उसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो नहीं होता, यानी वन के बराबर है, जितनी आप फोर्स लगाओगे उतना ही आपका वेट, जितना वेट है ना उसको उठाने के लिए उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी। यहाँ फिक्स पुली का काम जो है वो सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन चेंज करना होता है, जबकि मैकेनिकल मूवेबल पुली का एडवांटेज होता है। मूवेबल पुली जो है इसमें अगर आपकी जितनी भी वेट है ना उसकी आधी फोर्स लगानी पड़ेगी, आधी फोर्स लगाए। अगर आपके पास 100 न्यूटन का वेट उठाना है तो 50 न्यूटन वेट आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज है, जबकि फिक्स पुली जो है वो हम सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन चेंज करने में इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट सिंपल मशीन की, हमारे पास इसको हम कहते हैं व्हील एंड एक्सल। ये भी बड़ी कॉमन है, कुएं में पानी के जो कुएं होते हैं उनमें इस्तेमाल होती है, और जो गाड़ी के टायर्स होते हैं, आपने देखा हो शायद गाड़ी के टायर जो है वो एक रॉड से फिट हुए हुए होते हैं, तो वो व्हील एंड एक्सल हो जाता है। हमारे पास इस वक्त जितनी भी गाड़ियां हैं उनके टायरों के अंदर ये इस्तेमाल हो रहा है, व्हील और एक्सल कुएं में इस्तेमाल होते हैं। इनमें है क्या कि ये दो चीजें एक्चुअल में, एक व्हील और एक एक्सल। एक्सल क्या होता है? एक लंबा सा सिलेंडर होता है, सिलेंडर शेप होता है, ये सिलेंडर तो आपको पता है ना, लंबा सा शेप, ये इस डायग्राम में ये एक लॉन्ग सा सिलेंडर होता है जिसका जो कि फिक्स हुआ हुआ है, एक साइड से आपने फिक्स किया हुआ है, जबकि दूसरी साइड पे आपने एक बड़ा सा व्हील लगाया हुआ है। ये हो गया व्हील एंड एक्सल। आपके पास एक लॉन्ग सिलेंडर है जिसका एक साइड फिक्स हुआ हुआ है और दूसरी साइड पे आपने एक बड़ा सा जो है वो व्हील अटैच किया हुआ है, तो ये जो बड़ा सा व्हील अटैच किया हुआ है इसको हम व्हील कह रहे हैं, और ये जो सिलेंडर हमारे पास है लॉन्ग सिलेंडर, इसको हम कहते हैं एक्सल। तो ये व्हील एक्सल हो गया, एक लॉन्ग सिलेंडर जिसके साथ एक व्हील अटैच है, और जो सिलेंडर है उसका दूसरा साइड फिक्स है, इस पर हमने रस्सी लगाई हुई होती है। रस्सी जो है वो पहले जो है वो आपकी एक्सल पे लिपटी हुई होती है, उसके बाद फिर वो व्हील पर लिपटी हुई होती है। हम क्या करते हैं, हम जो है जैसे कुएं में अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम व्हील को मूव करते हैं, व्हील पर एफर्ट लगाते हैं। अब व्हील पर जब आप एफर्ट लगाओगे तो उस पर रस्सी जो है वो लिपटेगी, एक्सिल मूव करेगा क्योंकि एक्सिल व्हील से अटैच हुआ हुआ है, एक्सिल मूव करेगा तो एक्सिल के ऊपर जो रस्सी है वो भी अटैच होगी। तो हम व्हील मूव करते हैं, व्हील मूव करके हम एफर्ट लगा रहे हैं, अब चूंकि व्हील से एक्सिल जुड़ा हुआ है तो एक्सिल मूव करेगा, और एक्सिल के ऊपर रस्सी होती है वो लपेटना शुरू हो जाती है, और उससे हम जो है वो पानी वगैरह कोई बाल्टी वगैरह खींच लेते हैं। सो ऐसे आप एफर्ट लगा रहे हो व्हील पे, लोड आपको मिल रहा है एक्सिल पे। इसका मैकेनिकल एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो हम कैसे निकालते हैं, जो व्हील का रेडियस होता है उसको डिवाइड करते हैं एक्सिल के रेडियस से। अब चूंकि व्हील का साइज बड़ा है, आपने पीछे डायग्राम में देखा है व्हील का साइज बड़ा होता है, एक्सिल छोटा होता है, जितना बड़ा व्हील हम लेंगे उतना बड़ा रेडियस होगा, उतना ही अच्छा हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा मिलेगा आपको। और जितना छोटा एक्सिल कर लेंगे ना उतना मैकेनिकल एडवांटेज कम होता है। सो इसके मैकेनिकल एडवांटेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है जी? रेडियस ऑफ व्हील
डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एक्सिस। जैसे इस डायग्राम में अगर सपोज करें पीछे वाला जो बड़ा वाला है व्हील है ये, और जो छोटा वाला व्हाइट कलर में है ये एक्सेल है, तो बड़े वाले का रेडियस ले लेते हैं 5, छोटे वाले का ले लेते हैं 1। तो अगर हम 5 को 1 से डिवाइड करें तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया 5। तो ये हो गया व्हील एंड एक्सेल। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर चैप्टर को हम इख्तिताम करते हैं। हमने इस चैप्टर में देखा फोर्स क्या होती है, ग्रेविटी और वेट नाम की जो फोर्स है उनके बारे में हमने पढ़ा, और फिर हमने मशीन्स को, सिंपल मशीन्स को काफी डिस्कस किया, जितनी भी सिंपल मशीन्स थी हमने उनको पढ़ा। ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।